आज हम बात करेंगे अ गर्ल विद अ बास्केट। ये एक लेसन है 12th क्लास के लिए, स्टेट बोर्ड वालों के लिए। और इसको एक बहुत अच्छे राइटर थे जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे और उनका नाम था विलियम सी डगलस। तो उन्होंने एक बार भारत की ट्रैवलिंग की, भारत में ट्रैवल किया और उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत। उन्होंने दिल्ली से रानीखेत के लिए अपना ट्रैवल स्टार्ट किया। तो इसको एक कहानी की तरह पूरे लेसन को हम समझते हैं क्या है, तो ज़रा सुनिएगा और बिल्कुल स्किप ना करें क्योंकि इससे रिलेटेड स्टेंजा, क्वेश्चंस, आंसर्स सभी आने वाले हैं, तो इसको ध्यान से सुनिए। विलियम सी डगलस कहते हैं कि दिल्ली से मैं हिमालय पर्वत की पहाड़ियों को देखने के लिए चला। मैं बरेली तक रेलगाड़ी से गया और रानी खेत तक कार से गया। रानीखेत अंग्रेजों की पुरानी सैनिक पहाड़ी है जो 6000 फुट लंबी पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित है और इसके सामने 120 मील लंबा बर्फ से ढका हिमालय का भूभाग है। रेलगाड़ी धीमी गति से जा रही थी और ये रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुकी। गाड़ी के रुकने के प्रत्येक स्थान पर मैं अपने डिब्बे का दरवाजा खोलता था और प्लेटफॉर्म पर घूमता था। प्लेटफॉर्म लोगों की भीड़ से भरे हुए होते थे जिनमें सभी प्रकार के व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सिपाही, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी और फेरी वाले भी थे। लगभग प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैरों था और ढीले सफ़ेद कपड़े पहने हुए था। 3 व्यक्तियों से बात करने पर मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो अंग्रेजी बोल सकता था। मैं सांसारिक मामलों पर, प्रत्येक बड़े से बड़े विषय पर तथा प्रतिदिन के समाचारों पर बातचीत करता था और इस प्रकार मैं देश के लोगों की भावनाओं को जानने का प्रयत्न कर रहा था और सरकारी व्यवहार तथा खबरों के विरुद्ध मत को परखता था। रास्ता भारत के सभी उपजाऊ क्षेत्रों में से एक क्षेत्र से होकर जा रहा था। यह ऊपरी गंगा नदी का मैदान था जो समुद्र स्तर से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर था, किंतु गर्म था। गंगा भूरी मिट्टी से भरी हुई बाढ़ के पानी से उमड़ी हुई थी और उसके बहाव ने हजारों एकड़ धान के खेतों को डुबो रखा था। इसके उत्तर में जंगल थे जिनमें मनुष्य के सिर से ऊंची ऊंची घास फैली हुई थी। मतलब घास का कद इतना ऊंचा था कि इंसान अगर खड़ा हो जाए तो उससे ऊंची घास थी। और कहीं कहीं पेड़ों तथा झाड़ियों के झुरमुट थे जिनमें चीते, हाथी, अजगर और जहरीले सांपों के घर थे। और सभी स्थानों पर समतल धरती आसमान को छूती हुई दिखाई देती थी, किंतु कहीं पवित्र बरगद के पेड़ तथा पाकड़ के पेड़ों की कतारें थीं जिनका आकार मोटे मुड़े हुए तनों वाले वृक्षों के समान था। दक्षिण पश्चिम की ओर से गर्म नम हवा बह रही थी। स्टेशनों पर कुछ नर बंदर तथा कुछ मादा बंदर जिनसे उनके बच्चे चिपटे हुए थे और पेड़ पर चढ़े हुए थे। पेड़ों पर भोजन की तलाश में झूल रहे थे। जिन गांवों में से होकर गुजरे उनकी दीवारें पानी तथा गोबर की मिली हुई मिट्टी की बनी थीं। उनकी नोकीली छतों पर छप्पर पड़े हुए थे और घास के गट्ठर उन बांसों से बंधे हुए थे जो ढालदार बल्लियों के ढांचे पर फैले हुए थे। उस दिन कद्दू की बेलों पर, जो उन पर यानी कि दीवारों पर जो कद्दू की बेलें फैली हुई थीं, उन पर फल थे और ये बेलें नीरस दीवारों पर रंग बिरंगी धारियों में फैली हुई थीं। एक स्टेशन पर लोगों से बातचीत करके मेरे कार्यक्रम में रुकावट आ गई। जैसे ही मैं नीचे उतरा, छोटे बच्चों का एक समूह मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया। ये हाथ से बुनी हुई सरकंडे की साधारण रूप और आकार की टोकरियां बेच रहे थे और ये बच्चे शरणार्थी थे। उन्होंने उन टोकरियों को अपने हाथों में ऊंचा पकड़ रखा था और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मैं उनके शब्दों को नहीं समझ पा रहा था, किंतु उनके शब्द मुझे उनकी इच्छा ठीक ठाक ही व्यक्त कर रहे थे। ये शरणार्थी बच्चे थे। जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन का आदेश हुआ था तो लाखों लोगों को विवश होकर अपने पूर्वजों के बसाए हुए मकानों सामान को उठाना पड़ा था। 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा और धार्मिक भय के पागलपन से भारत आ गए। वहाँ से चलते समय वे बहुत गरीब व्यक्ति थे और जब उन्होंने अपनी लंबी पैदल यात्रा की तब वे और अधिक गरीब हो गए, क्योंकि उनके पास थोड़ा सा भोजन और थोड़ा सा सामान था। शीघ्र ही भोजन भी समाप्त हो गया। अपनी यात्रा आरंभ करने के कुछ ही दिनों बाद वे भूख की कमजोरी के कारण रास्ते में ही गिर गए और जहाँ गिरे वहीं मर गए। टोकरी बेचने वाले बच्चे इन शरणार्थियों के पुत्र पुत्रियाँ थे। वे या उनके माता पिता या रिश्तेदार नगरों में इकट्ठे हो गए थे। छोटी छोटी दुकानें लगाने लगे थे, छोटी छोटी वस्तुएं बनाई और उन्हीं बाज़ारों में पहले ही व्यापारियों से भरे पड़े थे। और उन जिन बाज़ारों में छोटे छोटे बच्चे और छोटी छोटी वस्तुएं बनाते थे वो पहले ही व्यापारियों ने घेर रखी थी और वो अपना सामान बेचते थे।
अपनी जीविका कमाने की कोशिश की। कपड़े या घास का छप्पर सा बनाकर वे गलियों तो सड़कों के किनारे रह रहे थे। ये वही लोग थे, शरणार्थियों के बच्चे। इन शरणार्थियों में जो किसान थे वे अपने पूरे जीवन में बहुत थोड़े में ही गुजारा करने में अभ्यस्त थे, क्योंकि एक किसान की सालाना आमदनी औसतन $100 से अधिक नहीं है। साधारण श्रमिक की औसत आय प्रतिदिन 30 सेंट या प्रति सप्ताह $2 से भी कम थी। दिन भर में उन्हें एक बार भोजन मिलता था, जिसमें एक प्याज, एक रोटी और एक कटोरा दाल तथा मट्ठा और शायद बकरी के दूध का पनीर का टुकड़ा भी मिल जाता था। चाय, कॉफ़ी, चर्बी, मिठाइयाँ, मांस बिल्कुल नहीं मिलता था। $100 प्रति वर्ष एक सप्ताह में $2 भी नहीं होते हैं। फिर इतनी छोटी सी रकम गरीब लोगों की टोकरियाँ बेचकर कमाना बहुत कठिन है। निसंदेह यही कारण है कि छोटे बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों की तरह टूट पड़े थे। बच्चों ने मेरे विषय में सोचा कि अमेरिकन होने के नाते मैं अवश्य ही धनी ग्राहक होऊंगा उनके लिए। कुछ आनों में मैं एक छोटी टोकरी खरीदी, आने मतलब पैसे, दूसरी कुछ सेंट जिसे बोलते हैं, दूसरी कुछ अधिक पैसों में फल की टोकरी, $1 में एक सुंदर टोकरी कूड़े के लिए, $1 की एक सुंदर सिलाई टोकरी, एक या दो आने के कुछ पंख खरीदे, मतलब 1 सेंट या 2 सेंट के कुछ पंख खरीदे। मेरे हाथ भर गए थे और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। बच्चे अपने सामान के विषय में शोर मचाते हुए मेरे निकट आ गए। मैं एक कैदी के समान था, जैसे बच्चों ने चारों तरफ से घेर लिया था, पूरी तरह से घिरा हुआ और हिलने डुलने में भी असमर्थ हो रहा था। सबसे परिश्रमी तथा जोर देकर अपना माल बेचने वाली एक 9 वर्ष की एक बालिका ठीक मेरे सामने खड़ी थी। उसके पास एक सुंदर हैंडल वाली टोकरी थी और वह इसके लिए $1.5 लगभग 30 सेंट्स चाहती थी। वह ईमानदारी से अपने सामान की प्रशंसा करने वाली थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह इस प्रकार अपने सामान की प्रशंसा कर रही थी और ऐसे स्वर में विनती कर रही थी कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में दया जागृत हो जाए। मेरी दोनों भुजाएं भरी हुई थीं। दूसरी टोकरी की ना आवश्यकता थी और ना स्थान था मेरे पास। सब मैं चीज़ों से लद चुका था। अपनी टोकरियाँ तथा पंखों को बाईं भुजा पर साधते हुए मैंने अपने कोट की दाईं जेब में से हाथ डाला और मुट्ठी भर रोजगारी निकाली, मतलब मुट्ठी भर थोड़ा जो भी था, जेब में से सेंट्स निकाले, लगभग 15 सेंट्स होंगे, संभवतः कुल 15 सेंट्स होंगे, और उसे मैंने टोकरी में रख दिया, जिसे उस छोटी लड़की ने प्रार्थना की दृष्टि से मेरे सामने कर रखा था। मैंने उसे यह समझाने की कोशिश की कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता, किंतु उसे खरीदने के स्थान पर मैं उसे एक उपहार दे रहा हूँ। मैंने तुरंत अनुभव किया कि मैंने उसके साथ कितना अनुचित किया है। 9 वर्ष के बच्चे ने, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, भूख से मरने के निकट था, अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई और अपना हाथ टोकरी में डाला, और एक स्त्री में जो गौरव तथा लज्जा होती है, बिल्कुल उसी की तरह उस लड़की ने मेरा धन मुझे लौटा दिया। अब मैं केवल एक ही कार्य कर सकता था। मैंने टोकरी खरीद ली और उसने अपनी आंखें पोंछी और मुस्कुराई और प्लेटफॉर्म से नीचे कूद गई तथा घास फूस की झोपड़ी की ओर चल दी, जिसके सदस्यों को आज रात को कम से कम 30 सेंट तो मिलेंगे। मैंने ये कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। मैंने उन्हें बताया कि यही कारण है कि जिससे मैं भारत से बहुत प्यार करने लगा। मैंने भारत के लोगों को देखा, गांव में रहने वालों को भी और ऊंचे पद वाले व्यक्तियों को भी देखा। उनमें गौरवशालीनता एवं उच्च नागरिकता की भावना थी। उनमें स्वतंत्रता के प्रति बड़ी तीव्र इच्छा थी। इस सुंदर बच्चे ने, जो गंदे वातावरण और गरीबी में पैदा हुआ था तथा सही भाषा और आचरण से अनभिज्ञ था, मुझे भारत के लोगों की महान भावना की झलक दे दी। ये एक कहानी थी, अ गर्ल विद अ बास्केट। भारत वाकई बहुत ज़्यादा अपनी डिग्निटी के लिए जाना जाता है, अपनी शालीनता के लिए जाना जाता है, और हर नागरिक के अंदर एक समझ व्यवहार होता है। ये बात सच है और यही वजह है कि दुनिया में भारत को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। तो एवरीवन, ये एक स्टोरी थी, अ गर्ल विद अ बास्केट। अब इसके हम कुछ स्टैंजा के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेसन में। सिर्फ हर चैप्टर से 1 या 2 स्टैंजा होंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स सभी कंप्लीट हो जाएंगे, और बहुत कम हर लेसन से बिल्कुल इम्पोर्टेंट होगा और वही आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।